Today, we CPI also has an opportunity that enemy is the elder brother of the CPI, and we have no less than the president of the enemy is with us. So I will now request him, a very good old friend, as I said, that I know he is a senior chartered accountant, worked with the name as BG Capital, but right from year 2004, I had been interacting with him on one or the other platform. He was the chairman of the Eastern Region. Prior to that, I was the chairman of the Northern Region. So I thought today is most appropriate for CPAI to take the blessings from the elder brother and me, National President Mr. Vinod Goyal. साबरवाल जी, आपकी प्रशंसा और अच्छे शब्द जो आपने मुझे कहे उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आज के आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए एनएसी का, पूरी एनएसी की ईस्टर्न रीजन की टीम का और सीपीआई का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब जो बात आपने बताई ये सीपीआई के बारे में, या वो एक समय था जब ये हम लोग पार्टी एनसीडेक्स हुआ करता था, एमसीएक्स हुआ करता था, तब हम लोग के मेंबर अलग अलग थे, उनके अलग अलग मत होते थे, अलग अलग विचार होते थे और वो करते थे। राकेश भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे एनमी का जो एमओए था उसमें अमेंडमेंट सबसे पहले इन्होंने करवाया था, जिसमें कम्युनिटी के मेंबर्स को भी हम एनमी में ले रहे थे। ये तो चला बात। फिर जब यूनिफॉर्मेशन हुआ, एफएमसी के अंतर्गत था कमोडिटीज, और जब ये इसमें आपका सेबी के अंतर्गत आया, उस समय भी हम लोगों का काफी डेलिब्रेशन हुआ और काफी कुछ हम लोगों ने इसमें काम किया। अब जो काम की बात यह है कि जो एसोसिएशन डिफरेंट थे, मान लीजिए बॉम्बे ब्रोकर्स एसोसिएशन था या एनमी था या सीपीआई था, ये क्या होता था कि सेबी जो अंग्रेजों वाली चाल में सेबी और एक्सचेंज हम लोगों को अलग अलग बांट के हमारे व्यू लेते थे, और उसमें डाइवर्जेंट व्यू आने से वो एक्सप्लॉइटेशन होता था, हमारा काम का काम नहीं होता था। तो काफी कुछ हमारे एफर्ट से अब एक ब्रोकर्स इंडस्ट्रीज फोरम बन गया है। ब्रोकर्स इंडस्ट्रीज फोरम का मेन उद्देश्य क्या है कि इसमें सीपीआई, बीपीएफ, हम और एमआईआई जो भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जिनको एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सब है, ये सब बैठ के किसी भी विषय पर कोई भी, मान लीजिए कि ऐसा कुछ नया मूव आ रहा है, नया सर्कुलर आ रहा है जो हमारे मेंबर्स को कैसे इफेक्ट करेगा, उसके लिए हम लोग मंत्रणा करते हैं, और वो जो भी एक तो हम लोगों का जो एक सहमति बनती है उसके अनुसार काम होता है। तो अब वो डिस्टिंक्शन वाली बात जाता नहीं रही बात वलवलकर जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, अभी 30 अगस्त को मैं अहमदाबाद में था, वहां पर भी यही एनएसी की सेमिनार हुई थी। वहां जो मुझे दो चीजों का पता चला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वलवलकर जी, मुझे नाम याद नहीं है, जो इनके एनएसी के वहाँ के अहमदाबाद के स्टाफ थे, उन्होंने जो बोला, 45 साल से मैं सीए हूँ, फाइनेंस को डील कर रहा हूँ, क्लाइंट्स का और अपना, उन्होंने जो बोला वो मैं तो आश्चर्य हो गया, मैं आसमान से गिरा कि ये भी हो सकता है। उन्होंने क्या बोला, वो बोल रहे थे कि 3.5 के बाद आपकी इक्विटी में जो मार्जिन है वो आइडियल बनी है, उसको आप इसमें कमोडिटी में यूज कर लो, रात को 11 बजे तक चलता है। तो आई वॉज crestfallen कि यस, व्हाट ही इज सेइंग इज थिंकिंग सो फार। इसी प्रकार क्या होता है कि कमोडिटी में काम करने में मुझे याद है पहले बहुत कुछ हुआ, मैनिपुलेशन, आपका ये जो सेटलमेंट प्राइस को लेके यहाँ पर जूट में हुआ है, यहाँ के एक इंडस्ट्रिस्ट ने जूट में काफी लोगों को लॉस दिया। उसके पहले आपका और चना वगैरह में होता था, चना में वो क्लोजिंग प्राइस क्या रहेगी, हमने की वो 10 ट्रक मैं कोटा से हूँ, वहाँ पर वो कोटा में चना का काम होता है, वो जाके पूछाया और वो भाव पे काम हो गया। तो इस तरह की काफी चीजें होती थी जिसमें लॉस होता था। अब ये बहुत कुछ सुधर गया है। आज का अपना विषय है ये ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इकोनॉमी ग्लोबल। तो रूरल का नाम लेते ही क्या आएगा आपका, ग्वार कम आएगा, जीरा आएगा, धनिया आएगा या कपास आएगा, और जूट तो शायद अभी बंद हो गया है। और आता है गेहूं और चावल। अब गेहूं और चावल में काम नहीं कर सकते, सरकार की रोज पॉलिसी चेंज होती है, कभी एक्सपोर्ट पे बैन लगाती है, कभी इंपोर्ट पे बैन लगाती है, अभी बासमती पे लगाती है, अभी खोल दिया। तो वो जरा सा असुविधाजनक है उसमें काम करना। और गुआर कम में भी काफी कुछ फटका चला, वो दूसरी बात है। अब बात करते हैं असली चीज जो एनएसी जिस पर प्रेशर दे रही है, क्रूड।
बताया जाता है, लेकिन ये क्रूड इज मेंट फॉर OMC कंपनियां हैं, ONGC है, इंडियन ऑयल है या रिलायंस है उनके लिए। लेकिन एक अच्छी बात जो है कि हम लोगों को कई बार भय रहता है जानकारी के बिना, अज्ञानतावश। तो मैं जो अहमदाबाद में गया था वहाँ इन्होंने स्पीकर को बुलाया था, उसकी टाइटल थी वकील। तो वो ये बोला कि मैं कमोडिटी में काफी काम करता रहा। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे स्टडी करना चाहिए इस क्रूड के बारे में। ही वेंट फॉर 2 years बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके वो क्रूड का समझ के आया। और जो उसने आधा घंटा वहाँ पर डेलिब्रेशन किया अहमदाबाद में क्रूड के बारे में, कि मैं भी आंखें खुल गई, जो मेरा धारणा था क्रूड के बारे में और उसका जो धारणा था। तो इस प्रकार यह है कि NSE अच्छा कार्य कर रही है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। कोई एक थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी जापान गया था, टोक्यो में, तो हमें क्योटो ले गए थे घुमाने। तो देखिए, साधारण रूप से तो टूर ऑपरेटर वाली बता दी कि यहाँ पर एक वो आकृति बनी हुई थी चावल की, उसने बताया कि यहाँ पर चावल का मार्केट चलता था। अब वो मेरे दिमाग में घुस गया शेयर मार्केट से और कमोडिटी से संबंधित, तो मैंने उसमें और डिटेल में किया। तो डिजोन राइस एक्सचेंज पहला एक्सचेंज था 300 साल पहले, जापान में खुला था। और वो रोड पे ही वो चावल जो उनको लगान के रूप में वसूल करते थे, उसको वहाँ पर वो काम करते थे। और वो ये तक पता है कि क्लोजिंग के टाइम में वहाँ पानी डाल देते थे रास्ते में, जिससे कि लोग जैसे क्लोजिंग बेल के बाद भी काम नहीं करें। वहाँ उसका पूरा सिस्टम डेवलप था, जिसको आज के दिन हम लोग ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और ये सेटलमेंट और ये सब आज अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऐसा है कि ये तो काफी पुरानी चीज है कमोडिटी, नो डाउट। स्पॉट मार्केट तो था ही। तो आप लोग काम करिए NSE में खूब अच्छे से, सबको सफलता प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, यही मेरा। थैंक यू।